नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर वर्तमान में उसी प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, जैसी भूमिका एक जमाने में सुशील कुमार मोदी लालू यादव के परिवार के खिलाफ जिस भूमिका का निर्वाह किया करते थे, उसी भूमिका में आज प्रशांत किशोर हैं। अंतर है, लेकिन केवल एक अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशील मोदी की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई भी आज तक आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत ईमानदारी भी संदेह के घेरे में है। ठीक है मित्रों, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी पर लगातार हमलावर हैं, नित्य नए नए आरोप भ्रष्टाचार के, और यहां तक कि सम्राट चौधरी पर तो आपराधिक एक तरह से हत्या के मामलों का खुलासा करते जा रहे हैं। साथ ही इस बात का दावा किए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास सारे सबूत उपलब्ध है। ये सब उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दिनों में, चाहे लालू प्रसाद यादव स्वयं मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हो, या फिर जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हो, या फिर जब लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव बिहार सरकार में मंत्री रहे, तेज प्रताप यादव मंत्री रहे, हर समय जिस प्रकार की भूमिका में सुशील मोदी हुआ करते थे, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला रहा हो, चाहे वो बीएड घोटाला रहा हो, चाहे वो लालू यादव को जेल भेजने का मामला हो, इलियास हुसैन को जेल भेजने का मामला हो, बीएड घोटाला में जयप्रकाश नारायण यादव के फंसने की चर्चा रही हो, हर मामले में सुशील मोदी लगातार इस प्रकार के खुलासे किया करते थे। आईआरसीटीसी घोटाला का मामला हो, मिट्टी घोटाला का मामला रहा हो, या फिर मॉल बनाने का मामला रहा हो, अबू दोजाना का खेल रहा हो, हर मामले का उद्भेदन अगर किसी ने किया तो सुशील मोदी ने किया। लेकिन एक अंतर और है। एक अंतर क्या है? एक अंतर जैसे मैंने बताया कि सुशील मोदी की ईमानदारी की आप कसम खा सकते हैं कि राजनीति से सुशील मोदी ने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में आज ये बातें आप नहीं कह सकते। आप ठीक है, इस बात को प्रशांत किशोर लगातार रख रहे हैं कि 14 करोड़ रुपया रामी रेड्डी से उन्होंने लिया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे कई आरोप लग रहे हैं प्रशांत किशोर पर भी। 14 करोड़ रुपया रामी रेड्डी से लिया उन्होंने। तो आप एक चीज बता दीजिए कि एक लोकसभा सदस्य का चुनाव जीतने के लिए यदि किसी रामी रेड्डी ने 14 करोड़ फीस के रूप में प्रशांत किशोर को दिया, तो वो व्यक्ति केवल एक कंसल्टेंट, एक सलाहकार के रूप में जब 14 करोड़ दे सकता है प्रशांत किशोर को, तो चुनाव में निश्चित रूप से 100 करोड़ खर्च किया होगा। और जब 100 करोड़ खर्च करने वाले व्यक्ति, तो निश्चित है कि 1000 करोड़ इस देश की जनता से जोड़ लूटेगा, और 1000 करोड़ जो लूटेगा उसकी मदद करने का आरोप प्रशांत किशोर को राजनीति की नैतिकता के धरातल पर, तो प्रशांत किशोर इसकी औचित्यता कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन सुशील मोदी आजीवन कम से कम इस बात का निर्वाह किया सुशील मोदी ने कि उनके ऊपर 1 रुपए का दाग राजनीति से पैसा कमाने का नहीं लगा। तो इस मामले में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन आज बिहार के राजनीतिक इतिहास में, या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के बिहार के राजनीति के इतिहास में, इतने आरोप कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार लग रहा हो। इसमें भी मेरे अनुसार सुशील मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप याद कीजिए, यदि कल्पना कर लीजिए कि आज जिस ताकत के साथ, जिस मजबूती के साथ सुशील कुमार मोदी 2020 तक भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नेतृत्व किया करते थे, क्या लगता है कि मंगल पांडे जैसे लोग इतना पैसा राजनीति से कमा पाते सुशील मोदी के रहते हुए? जहां तक मैंने राजनीति को देखा है नजदीक से, जितना मैंने समझा है उसके अनुसार, तो मुझे नहीं लगता कि सुशील मोदी दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बिहार बनने दिए होते। यदि सुशील मोदी अपनी पूरी शक्ति के साथ पार्टी का काम कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि आज जिस प्रकार के आरोप सम्राट चौधरी पर लग रहे हैं, उस प्रकार के आरोप के साथ सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम बने रह सके होते। तो ये एक बड़ा अंतर है। जिस प्रकार से जिस विश्वसनीयता के साथ सुशील मोदी ने राजनीति किया, या फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उसकी विश्वसनीयता भी स्थापित की सुशील मोदी ने। यदि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चला, तो सुशील मोदी
कोर्ट गए। सुशील मोदी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्थर मार के आरोप लगाकर भागते नहीं रहे। सुशील मोदी अदालत का भी दरवाजा खटखटाया गया सुशील मोदी के द्वारा, और अदालत से यह आदेश लाया गया कि भाई इस व्यक्ति की इस आरोप पे इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे वो आईआरसीटीसी घोटाला का मामला हो, चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला रहा हो। हर मामले में सुशील मोदी ने किसी न किसी तरीके से मामले को अदालत में लेकर जाने में सफल रहे। लेकिन आज क्या कारण है, समझ से परे है, प्रशांत किशोर अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक सवाल जरूर उठ रहा है। इस बात से मैं कहीं भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि प्रशांत किशोर गलत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं का सबसे पहला कर्तव्य है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं उसका खुलासा करे और उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए निश्चित रूप से अदालत का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा लोकतंत्र, हमारा शासन व्यवस्था 3 भागों में बटा हुआ है, शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप एक चीज बता दीजिए कि कोई भी विपक्षी दल का नेता, मैं दर्शकों से भी एक सीधा सा सवाल करता हूं, कई लोग जब मैं इस प्रकार के सवाल करता हूं तो मुझे प्रायः चूंकि माहौल ही ऐसा है, हर व्यक्ति हर पॉलिटिकल एनालिस्ट को किसी न किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखता है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि टू द पॉइंट अगर किसी के पास जवाब है, आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप इस विषय को जरूर रखना चाहिए कि यदि जिस किसी के भी खिलाफ आरोप है उस आरोप पर कार्रवाई होना इंपॉर्टेंट है। आप केवल और केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाएं, यह मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी अपराधी है उस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है, ना उसको बाहर रहने का हक है, उसको जेल जाने का भेजना सोशल जो प्रेस, हमारा जो समाज है उसकी जिम्मेवारी है। और जो मैं बता रहा था, शासन के 3 अंग, शासन के 3 अंग मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप एक चीज, मैं सवाल केवल दर्शकों से खुला सवाल करता हूं और प्रशांत किशोर से भी, और जितने भी लोग मैंने जो गैर भाजपाई दल हैं सबसे, आप अदालत क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग सत्ता में हैं, अशोक चौधरी मंत्री हैं और नीतीश कुमार मंत्री पद से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, नीतीश कुमार मंगल पांडे के खिलाफ जांच नहीं करवा रहे हैं, दिलीप जायसवाल खिलाफ जांच नहीं करवा रहे हैं, तो इंक्लूडिंग नीतीश कुमार के खिलाफ अदालत में मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रहे लोग? उसी प्रकार जिस प्रकार से लालू यादव के खिलाफ जब लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले की जांच गलत तरीके से कराने का प्रयास किया तो कई लोग अदालत गए। उसमें अदालत जाने वालों में शिवानंद तिवारी का भी नाम है, जो आज शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल में है। नाम वृषण पटेल का भी है, जो आज राष्ट्रीय जनता दल में है। नीतीश कुमार गए थे अदालत। प्रेमचंद मिश्रा जो आज कांग्रेस पार्टी में है, उन दिनों वो समता पार्टी के नेता हुआ करते थे, समता पार्टी के नेता के रूप में वो अदालत गए थे। सुशील मोदी गए थे अदालत में, रविशंकर प्रसाद अदालत में गए थे। आज क्यों नहीं प्रशांत किशोर अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जो ये मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और सब अगर दोषी पाए जाने पर कोर्ट के एक तरह से पर्यवेक्षण में, मॉनिटरिंग में, अदालत की मॉनिटरिंग में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे, प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल थे, तब भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच हुई थी और ना आई.के. गुजराल ना देवगौड़ा बचा पाए थे। वैसे ही यदि अदालत पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी, और इसकी मांग करनी चाहिए प्रशांत किशोर को, मांग करना चाहिए तेजस्वी यादव को भी, विपक्ष के नेता हैं, मांग करना चाहिए कि अदालत की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जुडिशियल जांच कमेटी बनाना चाहिए या सीबीआई जांच करे, जिसकी मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट करे, और उसी प्रकार प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगे। हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया जाए। ऐसे आरोप लगाकर जेल भेजना चाहिए जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर भी कोई भी मुकदमे, जैसा दावा प्रशांत किशोर ने किया है कि हत्या का आरोप है सम्राट चौधरी पर, ऐसे लोगों को तुरंत सरकार से बाहर जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और अदालत तो निश्चित रूप से केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा।
अदालत जाना चाहिए, प्रशांत किशोर को भी, तेजस्वी यादव को भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।